चौधरी हयात अली अपने वालिदैन की इकलौती औलाद थे। उनके वालिद सराज अली और चचा इम्तियाज अली के अलावा उनकी दो फूफियां भी थीं। सब शादीशुदा थे। एक वसीयो अरीज अईराजी के मालिक थे। चचा के चार बच्चे थे, बड़ा बेटा, फिर बेटी जुबैदा और उसके बाद दो बेटे थे, जबकि बड़े भाई की कोई औलाद ना थी। बड़ी मिन्नतों मुरादों के बाद उनके यहाँ बेटा पैदा हुआ था, जिनका नाम हयात अली रखा था। राजदीन के लिए हयात अली जिंदगी की नवीद था। उन्होंने बड़े लाड और नाजो नाम से उसे पाला था, और अभी 15 साल उम्र थी कि उन्होंने बीमार बीवी की ख्वाहिश पर हयात अली से 8 साल बड़ी जुबैदा से उसकी शादी कर दी थी। खूबसूरत जुबैदा 3 भाइयों की इकलौती बहन ताया के घर आकर राज कर रही थी। शादी के अगले साल ही बड़ा बेटा नवाज अली पैदा हुआ था। सराज अली की हवेली में खुशियों का कोई ठिकाना ना था, लेकिन चंद माह बाद ही सराज अली की बीमार बेगम चल बसी, तो उनकी तमाम तर तवज्जो का महवर हयात अली, उसकी बीवी और पोता बन गए। बसी इराजी के मालिक हर कोई उनका हुक्म मानता था, गुस्से के तेज थे, हर तरफ उनकी हुक्मरानी थी। बेटा हयात अली उनकी हर बात मानता था। कम उम्री में शादी के सबब बहुत जल्द 3 बेटों और 2 बेटियों के बाप बन चुके थे। तालीम मुकम्मल हुई तो बाप चचा के साथ जमीन के मामलात देखने लग गए थे। सबसे छोटी बेटी जोहरा अभी 2 माह की थी। एक दिन फसल की कटाई के बाद शहर पहुंचाने का काम बाबा साहिब ने उनकी सुपुर्द कर दिया था। पहले ये सारे काम जुबैदा के भाई करते थे, और हयात अली की अब तक की जिंदगी तालीम हासिल करते गुजरी थी। छुट्टियों में घर आते तो बीवी के नाज नखरे देखते, वापस चले जाते तो बाप की कड़ी निगाह में होते। रवायात की पासदारी करने वाले थे। बीवी और बच्चों वाले बनकर कम उम्र लड़कों वाली मखसूस हरकतों से दूर थे। हर तरफ एतमेनान ही एतमेनान था। बाबा साहिब के कहने पर मुलाजमीन के साथ वो शहर आए थे। यहाँ बाबा साहिब की हदायत पर अरहत के साथ फसल के मामलात तय किए थे, और फिर यहाँ से उनकी जिंदगी ने एक अजीब सा पलटा खाया था, जिसका खमियाजा वो आज तक भुगत रहे थे। मगरिब करीब थी। अना घर नहीं लौटी थी। रोशी के अंदर शदीद तशवीश पैदा हुई थी। चंद दिन पहले का वाकया ना हुआ होता तो शायद वो इतनी मुतफिक्र ना होती कि अना उसे पार्क में जाने का बता कर गई थी। वो इधर से उधर टहलते अना की आमद की मुंतजिर थी। अना तो नहीं आई थी, अलबत्ता वलीद और वकार साहिब आ गए थे। एहसन ऑफिस में बिजी था, उसने लेट आना था। वो उसे बाहर ही टहलते देख कर रुके थे। क्या बात है, इधर क्यों खड़ी हो? वलीद ने पूछा। उसने चोर नजरों से दोनों को देखा। वो अना का इंतजार कर रही थी। उसके अल्फाज पर दोनों चौंके थे। क्या हुआ? कहाँ गई है वो? वकार साहिब ने पूछा था। वो पार्क में गई थी, 2:30 बजे निकली थी। ओह, कौन से पार्क में और क्यों? नजदीकी पार्क में। क्यों? कब मुझे पता नहीं। ड्राइवर के साथ गई थी और फिर ड्राइवर को वापस भेज दिया था कि खुद आ जाएगी। काफी देर हो चुकी है अब तो। उन्होंने घड़ी देखी। कुछ वक्त गुजरता मगरिब की अजान होने लग जानी थी। कॉल करो से, उन्होंने बरहमी से कहा तो रोशाने ने हाथ में पकड़े मोबाइल पर उसका नंबर डायल किया था। वो ये नंबर कई बार डायल कर चुकी थी, लेकिन अना कॉल पिक नहीं कर रही थी। रोशी ने मोबाइल कान से लगाया था। अना ने हस्बे तवक्का कॉल पिक नहीं की थी। वलीद खामोशी से ये सब देख और सुन रहा था। अभी चंद दिन पहले का वाकया बिल्कुल ताज़ा, और अब फिर वही सिचुएशन। तब उसका मोबाइल बंद था और आज ऑन। मंसूर खान कहाँ है? वकार ने देखा तो गाड़ी नहीं थी। वो पुप्पो को लेने गया है, रोशी ने बताया तो उनके चेहरे के तासुरात बदले थे। वलीद, गाड़ी निकालो, मैं खुद देखता हूँ। उनका अंदाज स्पॉट था। वलीद फौरन गाड़ी की तरफ पलट गया था। वो भी फ्रंट सीट पर आ बैठे थे। गाड़ी गेट से निकली तो रोशी लब भींचे अंदर की तरफ पलट गई थी।
यहाँ शहर में आम मामलात निपटाते चंद दिन लग गए थे। ज़ाती गाड़ी पास थी, यहाँ शहर में घर मौजूद था, सो कोई मसला ना था। वो उसके साथ मंडी से वापस लौट रहे थे, जेबें पैसों से भरी हुई थी। गाड़ी खुद ड्राइव कर रहे थे। जब तेज़ रफ्तारी से ड्राइव करते एकदम उनकी गाड़ी के सामने कोई शख्स टकरा कर एक तरफ गिरा था। उन्होंने फौरन ब्रेक पर पाँव रखे थे। उन्होंने बाहर निकलने से इज्तनाब बरता था कि हो सकता है कोई वारदात ही ना हो, लेकिन साइड पर बेहिस्सो हरकत वजूद को देखकर हयात अली साहिब के ज़मीर ने गवारा नहीं किया था कि इस वजूद को इस तरह छोड़कर चले जाएं। छोटे चौधरी साहिब की कोई कत्ल का केस ना बन जाए, निकल जाते हैं। पीछे बैठे मुलाजिम ने मशवरा दिया था। बाहर ट्रैफिक रवां दवां थी, लेकिन लोग इस जख्मी के गिर्द जमा हो रहे थे। उन्होंने भाग जाने की बजाय गाड़ी से निकलना पसंद किया था। मुलाजिम ने भी तकलीद की थी। वो कोई मफलूकुल हाल शख्स था, खराब हुलिया और खून से लथपथ वजूद। उसको गाड़ी में डालो, हम हॉस्पिटल लेकर जाएंगे, हयात अली ने अपने मुलाजिम को हुक्म दिया था। मुलाजिम फौरन हुक्म बजा लाया था। वो लोग हिजूम को वहीं छोड़ते इस जख्मी को लिए हॉस्पिटल की तरफ रवां दवां हो गए थे। उनकी गाड़ी पार्क के बाहर रुकी थी। वो वलीद के हमरा अंदर की तरफ बढ़े थे, लेकिन इधर उधर देखते वो एक बेंच पर मौजूद अना के साथ एक अजनबी को देखकर साकत हो गए। साकत तो वलीद भी हुआ था। अना किसी और के साथ नहीं, बल्कि मुस्तफ़ा के कज़न हमाद के साथ बैठी थी। वलीद तो वहीं ठिठक गया था, जबकि वकार खुद अना की तरफ बढ़े थे। अना वकार को आते देखकर फौरन खड़ी हो गई थी। पापा आप? उसके लब हिले थे। उन्होंने एक संजीदा सी निगाह अना के साथ बैठे शख्स को देखा था। वो भी खड़ा हो चुका था। अस्सलाम वालेकुम अंकल, उसने वकार साहिब की तरफ हाथ बढ़ाया था। उन्होंने उसके हाथ को मुकम्मल नज़रअंदाज कर दिया था और बहुत स्पाट नज़रों से अना को देखा। चलो अना, उन्होंने उसका हाथ पकड़ा था और तेज़ी से पलटे थे। अना खामोशी से सर झुकाए उनके साथ घसीटती चली गई। अजनबी को काफ़ी चोटें आई थी। वो कुछ देर बाद होश में आ गया था, ताहम खतरे वाली कोई बात ना थी। 3 घंटों बाद डॉक्टर ने उसे फारिग कर दिया था। इस सारे वक्त में हयात अली खुद इस मरीज के पास रहे थे। मरीज नशा किए हुए था और इसी सबब वो गाड़ी के आगे आ गया था। हयात अली उसकी मेडिसिन लेकर खुद उसे उसके घर छोड़ने आए थे। 10 बज गए थे। उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया था। एक लड़की ने दरवाज़ा खोला था। हाय, क्या हुआ अब्बा? वो लड़की इस अजनबी को देखकर एकदम परेशान हो गई थी। कुछ नहीं हुआ, परे हट, अंदर आने दे, बेटी को तलखी से कहकर वो हयात अली और उसके मुलाजिम के सहारे अंदर भर गया था। लड़की हरासा सी पीछे पीछे चली आई थी। हाय, मैं मर गई, ये क्या हो गया? लड़की की माँ भी कमरे से निकलकर फौरन बाहर आई थी, लेकिन शोहर को देखकर साकत हो गई। उनको कहाँ बिठाएं? हयात अली ने पूछा था। इधर कमरे में ही ले आओ, औरत ने कहा तो दोनों ने इस आदमी को कमरे में लाकर बिस्तर पर लटाया था। लड़की और उसकी खौफजदा माँ दोनों अंदर आ गई थी। चौधरी साहिब, आप बैठो ना, अजनबी जिसने अपना नाम सफदर बताया था उसने कराहते हुए कहा। तुम जाकर गाड़ी में बैठो, मैं आता हूँ, हयात अली ने अपने मुलाजिम को कहा। वो फौरन बाहर निकल गया था। हयात अली एक कुर्सी पर बैठ गए थे। उन्होंने सरसरी सी इर्द गिर्द के माहौल पर निगाह डाली थी। टूटा फूटा फर्नीचर और खस्ता हाल मकान था, जिसकी बैरूनी दीवार बहुत छोटी थी। सिर्फ 2 कमरे थे जो किसी भी किस्म के प्लस्तर से आरी थे। कच्चा फर्श और लकड़ी की छत थी। पहली नजर से ही मकीनों की खस्ता हाली साफ दिखाई दे रही थी। घर से हटकर हयात ने मकीनों को देखा। अजनबी जिसका नाम सफदर था, वो इंतहाई कमज़ोर और दुबला पतला इंसान था, जो सेहत के मामले में भी ज़ीरो था। ताहम उसकी बीवी काबिले कबूल शक्लो सूरत की मालिक थी। सर पर चादर लिए वो अच्छे किरदार की महसूस हुई थी। ज़बीन, चौधरी साहिब के लिए कुछ खाने पीने को ला।
صفدر حیات علی کی شخصیت اور اس کے حسن سلوک سے بہت متاثر ہو چکا تھا۔ جس طرح مہنگے ہاسپٹل میں علاج کروا کر اس نے میڈیسن لی تھی، وہ اس کی امارت سے ایک دم لٹو ہو گیا تھا۔ حیات علی نے زبین کو دیکھا۔ وہ 17-18 سال کی انتہائی خوبصورت لڑکی تھی۔ ماں کی طرح وہ بھی سر پر دوپٹہ اوڑھے ہوئے تھی، بڑی بڑی خوبصورت آنکھیں اور بے انتہا حسن۔ ایک پل کو تو چودھری حیات علی ساکت رہ گئے تھے۔ لڑکی جھپاک سے باپ کے کہنے پر کمرے سے نکل گئی اور حیات علی کو لگ رہا تھا جیسے کمرے سے روشنی ختم ہو گئی ہو۔ صفدر کی بیوی شوہر کے سرہانے بیٹھ گئی تھی۔ وہ حیات علی سے اس حادثے کا سبب پوچھنے لگی تھی اور حیات علی اس کو تفصیل بتا رہے تھے۔ جب وہی زبین دودھ کا گلاس لیے ان کے سامنے آ رکی تھی۔ دودھ پی لو بیٹا، لڑکی کی ماں نے کہا تھا۔ حیات علی نے ایک پل کو اس لڑکی کو دیکھا اور پھر اس کے ہاتھوں کو۔ دودھ ہی کی رنگت لیے ہاتھ اس کے سامنے دودھ کا گلاس لیے منتظر تھے۔ حیات علی نے گلاس لے لیا تھا۔ شکریہ، اس نے کہا۔ وہ کوئی نظر باز انسان نہیں تھے۔ کم عمری میں شادی شدہ ہو جانے کے سبب اللہ نے 3 بیٹوں اور 2 بیٹیوں سے نوازا تھا۔ ان کی بیوی ان سے عمر میں 8 سال بڑی تھی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کبھی اپنی بیوی سے بے ایمانی کا نہیں سوچا تھا۔ انہیں اپنی بیوی اور اولاد سے محبت تھی۔ نہ جانے اس لڑکی میں ایسا کیا سحر تھا کہ وہ ٹین ایج لڑکوں کی طرح اس کو بار بار دیکھنے پر مجبور ہو رہے تھے۔ زبین دودھ کا گلاس تھما کر ایک طرف ماں کے پاس کھڑی ہو گئی تھی۔ تمہارا بہت بہت شکریہ بیٹا، ورنہ اتنا کون کرتا ہے۔ لڑکی کی ماں حیات علی کی ممنون تھی۔ حیات علی نے دودھ کا گلاس ختم کیا تو زبین نے فوراً آگے بڑھ کر ان سے گلاس لینا چاہا تھا۔ حیات نے پھر سے دیکھا تھا، ملگجے کپڑوں میں چمکتا سراپا نہ جانے کیوں ان کو اپنی طرف مائل کر رہا تھا۔ اسے گلاس تھما کر ایک دم کھڑے ہو گئے تھے۔ میں چلتا ہوں۔ نہ جانے کیوں وہ اب مزید ایک لمحہ بھی یہاں رکنا نہیں چاہتے تھے۔ صفدر صاحب، اپنا خیال رکھیے گا، میرا چکر لگا تو میں ضرور آؤں گا، وہ کہہ کر رکے تھے۔ جیب میں ہاتھ ڈالا، جتنے بھی پیسے ہاتھ میں لگے وہ سب صفدر کی طرف بڑھا دیے تھے۔ میں آپ کی تکلیف کا مداوع تو نہیں کر سکتا، لیکن اپنے علاج معالجے کے لیے یہ کچھ رقم لے لیں۔ انداز میں خلوص تھا۔ لڑکی کی ماں شرمندہ ہونے لگی۔ نہیں نہیں، اس کی کیا ضرورت ہے بیٹا، اس نے صاف انکار کیا تھا۔ اگر آپ رکھ لیں تو مجھے خوشی ہوگی۔ حیات علی صاحب نے اصرار کیا تو صفدر نے ایک دم ان کے ہاتھ سے رقم لی تھی۔ صفدر ایک لالچی نشہ باز انسان تھا۔ وہ ہاتھ آئے پیسے بھولا کیسے جانے دیتا، جبکہ اس کے اس طرح رقم لے جانے سے اس کی بیوی کے چہرے پر ایک تاریک سا سایہ پھیلا تھا۔ شکریہ بیٹا، وہ ایک صابر خوش اخلاق خاتون تھی۔ حیات علی ان سے سلام دعا کر کے وہاں سے نکل آئے تھے۔ ملازم منتظر تھا۔ اس نے دروازہ کھولا تو حیات علی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گئے تھے۔ زبین دروازہ بند کرنے آئی تھی۔ حیات علی نے بھی دیکھا تھا۔ وہ جلدی سے دروازہ بند کر کے اندر چلی گئی تھی۔ حیات علی نے 1-2 پل ان ٹوٹی پھوٹی دیواروں اور خستہ حال مکان کو دیکھا تھا اور پھر انہوں نے گاڑی سٹارٹ کی تھی۔ یہ ان کی زیب النساء عرف زبین سے پہلی ملاقات تھی۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ پہلی ملاقات ان کی زندگی میں بہت سے نئے دوراہے قائم کرنے والی ہے، ورنہ شاید یہی سے اپنے قدم واپس موڑ لیتے۔ لیکن انہونی کو کون روک سکتا ہے؟ بعد میں جو کچھ بھی ہوا وہ سب ان کے مقدر میں تھا اور وہ چاہ کر بھی اپنے مقدر سے لڑ نہیں سکے تھے۔ گھر میں عجیب سی خاموشی تھی۔ ولید اور وقار نے کھانا نہیں کھایا تھا۔ انا بھی گھر لوٹنے کے بعد اپنے کمرے سے نہیں نکلی تھی۔ روشی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہوا ہے۔ صبوحی اور احسن بے خبر تھے، جبکہ ضیاء صاحب کے چہرے پر کافی گہری سوچ کے سائے تھے۔ وقار جب سے آئے تھے اپنے کمرے میں ٹہل رہے تھے۔ انہوں نے آج شام جو منظر دیکھا تھا وہ اس پر یقین کرنے کو تیار نہ تھے۔ انا ان کی بڑی سعادت مند اور نیک بیٹی تھی۔ کرداری لحاظ سے انہوں نے آج تک اس میں کبھی کوئی اونچ نیچ نہیں دیکھی، اور اب ایک دم اس کی زندگی میں جیسے طوفان سا آ گیا تھا۔ اور وہ لڑکا کون تھا بھلا؟ انہوں نے اب سے پہلے اس لڑکے کو نہیں دیکھا تھا۔
नक्शा सा तैयार वो लड़का उनके जहन से महव नहीं हो रहा था और वो जो जो सोच रहे थे उलझ रहे थे। उन्होंने सारा रास्ता अना से कोई बात नहीं की थी। अना भी सर झुकाए बैठी रही थी और फिर घर आने के बाद वो कमरे में बंद हो गई थी। वकार ने कुछ सोचा था और फिर फैसला कुन अंदाज में अपने कमरे से निकले थे। क्या हुआ? उन्होंने वहां से तेजी से निकलते देखकर सबूही हैरान हुई थी। अना के कमरे में जा रहा हूँ, वो कहकर निकल गए थे। सबूही भी तेजी से उनके पीछे आई थी। अना कालीन पर बैठी हुई थी, अंदाज गुमसुम था। वो वकार और सबूही को आते देखकर चौंकी थी। वो अभी तक शाम वाले हुलिये में थी, ना उसने लिबास बदला था और ना ही चादर उतारी थी। वकार करीब आए तो अना बेइख्तियार खड़ी हो गई थी। कौन था वो लड़का? वकार के अंदाज में बहुत सख्ती थी। अना सर झुका गई थी। क्या पूछ रहा हूँ मैं? उनके लहजे में बेपनाह सर्दपन था। सबूही ने नासमझी में दोनों को देखा। वो हमाद है, मुस्तफा भाई का कजन, उसने धीमे से कहा था। सर झुका हुआ था। कब से जानती हो उसे? मुस्तफा भाई की शादी पर मुलाकात हुई थी। उसने भी गोया तय कर दिया था कि हर सवाल का जवाब देगी। क्यों मिल रहा है वो तुमसे? उनके अगले सवाल पर अना खामोश थी। क्या पूछ रहा हूँ मैं तुमसे? उन्होंने सख्ती से पूछा। अना के कमरे में दाखिल होते जिया साहिब वकार और सबूही को देखकर वहीं ठिठक गए थे। वकार का लहजा ऐसा था कि वो अंदर नहीं जा पाए थे। क्या ये वही लड़का है जिसके लिए आज तुम अपने माँ बाप के सामने खड़ी हो? उनका सवाल ऐसा था कि जिया साहिब पर परेशान हो गए थे। चेहरे पर एकदम हवाइयां सी उड़ने लगी। बोलो ना। जी। जवाब ऐसा था कि तीनों नफूस साकत रह गए। उस दिन तुम कहाँ गई थी? फिर वही पुराना सवाल हुआ था और इस दफा लहजे में अजहद बेगानगी थी। क्या उसी की वजह से तुम मंगनी तोड़ रही हो? अना ने महज सर हिलाया था। वकार, सबूही और दरवाजे के पास खड़े जिया पर गोया एक बम फटा था। अना। वकार बहुत गुस्से से अना की तरफ बढ़े थे। क्या करते हैं? छोड़ें इसको। सबूही ने फौरन उनका हाथ थाम लिया था। अना इसी तरह सर झुकाए खड़ी थी। पूछो इससे ये ऐसा क्यों कर रही है? किस चीज की कमी आने दी थी हमने उसकी तरबियत में? उसके मुंह से निकलने वाली हर ख्वाहिश पूरी की और आज ये हमारे जब्त का इम्तिहान ले रही है। ये मेरी इज्जत को पार्कों में डोलती फिर रही है। मैं समझा था कि ये किसी वजह से परेशान है। शायद वलीद और उसके दरमियान कोई झगड़ा हो गया है, लेकिन अगर मुझे अंदाजा होता कि ये वजह है तो ये हम सबको पागल बना रही है। उस दिन भी ये रात गए तक इस शख्स के साथ थी और हम उसकी तलाश में पागल होते रहे और आज भी। उनका लहजा तलख, सर्द और आवाज काफी बुलंद थी। बेइख्तियार घर के बाकी अफराद भी अना के कमरे की तरफ चले आए थे। जिया साहिब ने बेयकीनी से दरवाजे पर हाथ रख लिया था। वकार जो कुछ कह रहा था वो उनके लिए नाकाबिले फहम था। रोशी और एहसन कमरे में आ गए थे। वलीद भी बाप के पास दरवाजे पर रुक गया था। सबूही बेसाख्ता खुफ्तज़दा होकर रोने लग गई थी। पूछो इससे क्या कमी आने दी थी हमने उसे जो ये सब कर रही है? वकार गुस्से के आलम में सब कुछ भुला बैठे थे। उन्होंने बहुत गुस्से से कहा था। अना इसी तरह खड़ी थी। बस इस दफा उसके चेहरे पर आंसुओं की नमी थी। क्या हुआ है? एहसन जो हर बात से अनजान था, उसने बहुत हैरानी से बाप को देखा था। पूछो इससे क्यों कर रही है ये? उन्होंने अना की तरफ इशारा किया था। अना ने मजीद सर झुका लिया था। अना क्या बात है? एहसन ने अना के पास आकर नरमी से उसके सर पर हाथ रखते हुए पूछा तो उसके आंसुओं में शिद्दत आती चली गई थी। अना गुड़िया बताओ ना, एहसन ने पूछा तो वकार बेबसी से टहलने लगे। अना हाथों में चेहरा छुपाकर हिचकियों से रो रही थी। एहसन ने नासमझी से सबको देखा। सबूही सर थामकर बिस्तर के किनारे टिक गई थी। क्या चाहता है वो लड़का? कुछ तवक्कुफ के बाद वकार ने फिर अना के सामने खड़े होकर पूछा था। बोलो। वो फनकारे थे, उसके सामने चट्टान की तरह डट गए थे। वो प्रपोजल भेजना चाहता है अपना, उसने आंसुओं से अटी लरजती आवाज में आहिस्तगी से कहा था। इस दफा भी सभी गुंग रह गए थे। वकार साहिब के अंदर शदीद तैश और इश्तियाल की लहर उठी थी। बेख्तियार उनका हाथ उठा था। वो लहरा कर जमीन पर गिरी थी। बुत बनी रोशी फौरन उसकी तरफ बढ़ी थी।
सबूही भी उसके पास आ गई थी। रोशी ने उसे साथ लगा लिया था। वो शिद्दत से फूट फूट कर रोने लगी। मैं जान से मार डालूंगा तुम्हें, अब अगर तुमने एक लफ्ज भी कहा तो। वकार उंगली उठाकर वार्न करते, एक जहरीली निगाह अना पर डालकर तेजी से वलीद और जिया के पास से गुजरते वहां से निकल गए थे। वो लड़की जिसे किसी ने फूलों की छड़ी से भी नहीं छुआ था, जिसे इंतहाई नाजो नाम से पाला था, वो इस वक्त इस हाल में थी। जिया साहिब के दिल में दर्द की एक शदीद लहर उठी थी। इससे पहले कि वो गिरते, वलीद फौरन चौंका था। बाबा! वलीद ने फौरन जिया साहिब को थामा था। वलीद की आवाज में ऐसी तेजी और ससराहट थी कि रोशी अना को छोड़कर फौरन बाप की तरफ लपकी थी। जिया मामू को अटैक हुआ था। वो लोग उनको फौरन हॉस्पिटल ले गए थे और अना बेहिस्सो हरकत अपने कमरे में बैठी रह गई थी। सुगरा घर में थी। वो आते जाते उसे तसल्ली देती, लेकिन इस तरह तसल्लियां देने से भला दिल तसल्ली पा लेता तो गिला क्या था। ज़मीर पर एक और बोझ आन गिरा था। उसने वलीद जिया से टूटकर मोहब्बत की थी। उसकी मोहब्बत में दीवानगी की हद तक जज्बाती हो चुकी थी और अब उससे दस्तबरदार हो गई थी। काश वो किसी को बता सकती कि मोहब्बत से दस्तबरदार होना कितना जानलेवा होता है। वो कमरे में बैठी शिद्दत से रो दी। उसका नर्वस सिस्टम मुतासर हुआ था। उसने सोचा था कि अपने दिल से मोहब्बत को नोच कर निकाल देगी। वलीद जिया से रिश्ते से इनकार करना, वो कैसे किसी को बताती कि उसने अपने जिस्म से कैसे अपनी जान निकलने का एहतमाम किया था। वो मोहब्बत से दस्तबरदार हो गई थी और अब रोते हुए उसने मोबाइल देखा। वो साइलेंट पर था। हमाद से मिलने गई थी तो पार्क में उसकी कॉल रिसीव करने के बाद उसने मोबाइल साइलेंट पर लगा दिया था। घर से रोशी की लातदाद कॉल्स आई थी और उसने एक कॉल भी रिसीव ना की थी। मोबाइल अब भी वाइब्रेट हो रहा था। उसने स्क्रीन देखी। काशफा कॉलिंग के अल्फाज थे। उसने लब भींचे, एक जनून तारी होने लगा। जी चाहा कि मोबाइल उठाकर दीवार पर दे मारे। उसने अज हद दीवानगी में कॉल पिक की थी। बोलो, तुम 2 दिन से मेरी कॉल क्यों नहीं रिसीव कर रही? दूसरी तरफ से कहा गया था। तुम्हें वलीद जिया चाहिए? मैंने उससे मंगनी तोड़ी है। अब मेरा किसी भी वलीद जिया से कोई ताल्लुक, कोई रिश्ता नहीं। अल्लाह का वास्ता है, अब मेरी जान छोड़ो, मत करो मुझे कॉल्स। काशफा के जवाब में वो गुस्से से चीखी थी। हमारे दरमियान सिर्फ रिश्ता तोड़ने की बात पर डील नहीं हुई थी, बाकी भी बहुत सी बातें थी। दूसरी तरफ से बगैर किसी लचक से कहा गया था, तुम वलीद जिया को जैसे मर्जी हासिल करो, तुम्हारा मसला है। मैंने जो करना था वो कर दिया। वो गमो गुस्से से पागल हो रही थी। ऐसे तो नहीं छोड़ूंगी तुम्हें जब तक तुम मेरा मुकम्मल काम नहीं कर लेती। अगर तुमने मुझे धोखा दिया तो तुम जानती हो मैं क्या कर सकती हूँ। दूसरी तरफ से काशफा ने कहा तो अना साकत हुई और बेदम होकर जमीन पर बैठ गई थी। मेरे पास वक्त नहीं है, जो भी करना है जल्दी करो। और हाँ, अब अगर तुमने मेरी कॉल इग्नोर की तो मैं सीधी तुम्हारे घर पहुंच जाऊंगी। काशफा तलखी से कहकर कॉल बंद कर चुकी थी। अना रोते हुए घुटनों में मुंह छुपा गई थी। कुछ देर बाद घुटनों से सर उठाया। मोबाइल मुट्ठी में भींचा हुआ था। उसने रोशी का नंबर निकाला था। हेलो। थोड़ी देर बाद कॉल रिसीव कर ली गई थी। रोशी की आवाज सुनाई दी थी। मामू कैसे हैं आप? ठीक हैं, खतरे वाली कोई बात नहीं। हम घर आ रहे हैं, रास्ते में हैं। वलीद भाई और पुप्पो हॉस्पिटल में रुक गए हैं। उसके एक सवाल पर उसने बहुत संजीदगी से तमाम सूरत हाल बताई और मजीद कुछ भी कहे बगैर कॉल काट दी थी। इससे पहले उसने जितनी भी कॉल की थी रोशी ने एक भी रिसीव ना की थी। मामू की खैरियत का सुनकर वो फिर रो दी। उनको कुछ हो जाता तो शायद वो जिंदगी भर खुद को कभी माफ ना करती। वो मोबाइल बिस्तर पर फेंक कर वॉशरूम में घुस गई। उसने सोचा था कि मामू ठीक हो गए तो वो नवाफिल अदा करेगी। वो वजू करके जाए नमाज बिछाकर खड़ी हो गई थी। आज रात बाबा साहिब के पास अब्बास भाई रुक गए थे। मुस्तफा घर पर ही था। वो लेट ऑफिस से आया था। कुछ फाइल्स उसके पास थी। वो खाना खाने के बाद अपने कमरे में बंद हो गया था। शहवार के पास करने को 100 काम थे। अभी तक दोनों पुफियां और दीगर रिश्तेदार मौजूद थे। सबा और आयशा भी यही थी। 2-3 दिन से रात गए तक गुफ्तगू का सिलसिला चलता रहा था। शाहजेब साहिब सारा दिन की भाग दौड़ से थक चुके थे। वो तो कमरे में सोने जा चुके थे। बाकी सभी
लाउंज में ही विराजमान थे। किचन का सारा काम मुकम्मल करके शहवार भी वहीं आ गई थी। मुस्तफ़ा भाई कुछ ज़्यादा बिजी नहीं हो गए? आयशा को सब में मुस्तफ़ा की गैर मौजूदगी फौरन महसूस हुई तो कहा, कोई फाइल है जिस पर वो काम कर रहे हैं? कह रहे थे कि कोई डिस्टर्ब ना करे। मेरे सवालात से तंग आकर मुझे भी कमरे से निकाल दिया है। शहवार जो इस बात पर खफा थी सो खुफगी से कहा तो आयशा हंस दी। मैं बुला कर लाती हूँ। ऐसी भी क्या जॉब कि मसरूफियत के बंदा बहन भाइयों से भी मिलने से रह जाए। आयशा कहकर चली गई थी। आसमां और दुरिया आपस में बाहर का कल्चर डिस्कस कर रही थी। माँ जी और दोनों पुप्पो किसी खानदानी मसले को छेड़े हुए थे, जबकि लाइबा, सबा और आयशा अपने अपने शोहर के किस्से लेकर बैठी हुई थी। मर्द हजरात अपनी बातें थी। ऐसे ही में शहवार को मुस्तफ़ा की कमी शिद्दत से महसूस हो रही थी। कुछ देर बाद आयशा जबरदस्ती मुस्तफ़ा का हाथ पकड़े खींच कर ले आई थी। लो शहवार, तुम्हारे मुजरिम को मैंने तुम्हारे सामने लाकर पेश कर दिया है। अब तुम जल्दी से सजा सुनाओ। सभी उनकी तरफ मुतवज्जा हो गए थे। शहवार झींप गई थी, जबकि मासवाए दुरिया के बाकी सब हंस दिए थे। शादी के बाद ये पहला मौका था कि दोनों यूं सब के दरमियान मौजूद थे। कैसी सजा? क्या किया है मैंने? मुस्तफ़ा ने आयशा को घूरा। बकौल आपकी बेगम के, आप उनको बिल्कुल भी टाइम नहीं देते। सारा सारा दिन ऑफिस, फाइल्स और दूसरे काम। आयशा ने शरारत से दोनों को देखते कहा तो शहवार ने घूरा। उसने तो किसी और मायनों में ये बताया था। क्या पता था कि वो ये सब के सामने कह देगी। मैंने ऐसा कब कहा है? मुस्तफ़ा ने संजीदगी से उसे देखा तो उसने जवाबन आयशा को देखा। ये क्या सुन रही हूँ मुस्तफ़ा? तुम शहवार को टाइम नहीं देते? माँ जी भी फौरन चहेती बहू के हक में एकदम संजीदा हो गई थी। ऐसा कुछ भी नहीं माँ जी, बाबा साहिब की वजह से कुछ ज्यादा बिजी हो गया हूँ। ऊपर से ऑफिस के झंझट, घर पर जितना वक्त मिलेगा अब उतना ही गुजार सकता हूँ। वो सजाद के साथ ही सोफे पर बैठ गया था। फिर भी घर पर तवज्जो दिया करो। ऑफिस के काम ऑफिस तक ही रखो। नई नई शादी है तुम्हारी, घूमो फिरो। तुम तो शहवार को लेकर कहीं आए गए भी नहीं। माँ जी ने संजीदगी से टोक दिया था। आपके सामने ही है सब कुछ माँ जी, फारिग कब होता हूँ मैं? मुस्तफ़ा ने संजीदगी से कहा। हमारे यहाँ भी दावत पर नहीं आए। आप कई कॉल्स की थी, मैंने मजाल है जो एक भी सुनी हो। सबा को भी फौरन अपना शिकवा याद आया था। मुस्तफ़ा ने एक गहरा सांस लिया। एक दो केसेस हैं वो देख लूं, फिर कुछ फारिग हुआ तो इंशाल्लाह सब के गिले शिकवे दूर कर दूंगा। शहवार की तरफ देखकर उसने कहा था। शहवार मुस्कुरा दी थी। बाबा साहिब तो अब बेहतर हैं, इंशाल्लाह एक दो दिन में घर भी आ जाएंगे। मुस्तफ़ा का वलीमा भी लेट होता जा रहा है। मैं सोच रही हूँ बाबा साहिब की तबीयत संभलती है तो ये नेक फरीजा भी सर अंजाम दे देते हैं। मेहरुन्निसा ज़ैनब पुप्पो से मुखातिब थी। तो और क्या, सभी लोग कई बार पूछ चुके हैं कि मुस्तफ़ा का वलीमा कब होगा। लाइबा भाभी ने भी गुफ्तगू में हिस्सा लिया था। हम तो बड़ी धूमधाम से वलीमा करेंगे। मुस्तफ़ा महज मुस्कुराया था। मेरे ये जो चंद काम हैं वो निबट जाएं तो फिर रख लीजिएगा कोई तारीख, लेकिन अभी मैं बहुत बिजी हूँ। अभी कुछ भी फाइनल ना कीजिएगा। काम का बहाना तो मत बनाओ। आज ये केस निपटा लो तो अगले दिन कोई नया मिल जाएगा। तुम्हारे बाबा के साथ सारी उम्र गुजारी है, लेकिन फुर्सत कभी ना मिली उनको। वो तो अल्लाह अल्लाह करके उन्होंने वक्त से पहले रिटायरमेंट ली और बिजनेस शुरू किया, तो घर वालों के लिए अब कुछ वक्त निकाल लेते हैं। मुस्तफ़ा मुस्कुराया। वो अच्छी तरह जानता था कि माँ जी को ये प्रोफेशन बिल्कुल भी पसंद नहीं। चलें, कोशिश करूंगा, लेकिन अभी बिल्कुल भी फ्री नहीं हूँ। वो माँ जी से कहकर सज्जाद और हमाद के साथ बातों में शरीक हो गया था। कुछ देर बाद अमजद खान की कॉल आ गई तो वो उठकर चला गया था। शहवार कमरे में आई तो मुस्तफ़ा अलमारी खोले खड़ा था। वो कुछ फाइल्स निकाल कर देख रहा था। इधर मैंने एक ग्रीन वाली फाइल रखी थी। मुस्तफ़ा ने उसे देखते ही पूछा। वो चिढ़ गई। हर वक्त फाइल्स, ऑफिस कॉल्स, भाग दौड़, कोई और काम नहीं आपको? मुस्तफ़ा ने उसे देखा। वो नागवारी से फाइल्स को देख रही थी जो उसने हाथ में थाम रखी थी। ये सब मेरे काम का लाजमी हिस्सा है। इन सब से तो तुम्हें समझौता करना होगा, बशर्त ये कि काम सिर्फ ऑफिस तक ही महदूद रखें तो। शहवार ने नाराज़ी से कहा तो वो मुस्कुराया।
لیکن اس وقت مجھے گرین فائل کی اشد ضرورت ہے، وہ یہاں مل نہیں رہی، مصطفیٰ نے کہا تو شہوار نے قریب آ کر خود الماری کا پٹ پوری طرح وا کر کے دیکھا تھا۔ فائل وہاں نہیں تھی۔ اسے یاد تھا کہ اس نے خود الماری کی صفائی کر کے ساری فائلز ایک جگہ رکھی تھی، پھر لا کر دیکھا لاکر میں فائل موجود تھی، شاید مصطفیٰ یا پھر اس نے خود ہی یہاں رکھ دی تھی۔ اس نے فائل نکال کر مصطفیٰ کو تھمائی۔ یہ لیں، شکر ہے مل گئی۔ امجد خان نے یہ سارا کیس اور اس سے متعلقہ معلومات اکٹھی کی تھی، اب مجھے اس فائل کی ضرورت تھی۔ وہ فائل لے کر دوسری فائلز واپس الماری میں رکھنے لگ گیا تھا۔ شہوار سنجیدگی سے مصطفیٰ کو دیکھ کر پیچھے ہٹ گئی تھی۔ کبھی کبھی تو مجھے لگتا ہے آپ کی یہ جاب میری سوتن ہے۔ شہوار کا انداز بے پناہ خفگی لیے ہوئے تھا۔ مصطفیٰ نے پلٹ کر دیکھا، وہ بستر کی چادر درست کرنے لگ گئی تھی۔ مصطفیٰ بے اختیار مسکرایا تھا۔ وہ آج کل بے پناہ مصروفیت کے سبب شہوار تو کیا کسی کو بھی ٹائم نہیں دے پا رہا تھا۔ مصطفیٰ نے ایک نظر ہاتھ میں تھامی فائل کو دیکھا، پھر ڈریسنگ کے سامنے کھڑے ہو کر بالوں سے کیچر اتارتی شہوار کو۔ مصطفیٰ شہوار کی طرف پلٹ آیا تھا۔ بڑی شکایتیں لگا رکھی ہیں تم نے میری ماں جی اور عائشہ سے۔ وہ برش لے کر بالوں میں پھیرنے لگی تھی۔ مصطفیٰ نے کندھوں سے تھامے مسکرا کر پوچھا۔ میں نے کوئی شکایت نہیں لگائی، اس نے چڑ کر کہا۔ ہاں، ماں جی اور عائشہ کو تو میں نے بتایا ہوگا نا، میں تمہیں ٹائم نہیں دے رہا۔ شہوار نے آئینے میں دیکھا، مصطفیٰ اسے دیکھتے مسکرا رہا تھا۔ عائشہ آپ کی روٹین پوچھ رہی تھی، میں نے تو عام سے انداز میں ہی بتایا تھا۔ اب ان دونوں نے یہ سمجھ لیا کہ آپ مجھے ٹائم نہیں دے رہے، تو اس میں غلط کیا ہے؟ اف، یہ شکوے۔ مصطفیٰ نے ہنس کر اس کے ہاتھ سے برش لے کر واپس ڈریسنگ پر رکھ دیا تھا۔ گہری سانس لے کر کہا، چلو آؤ، آج سب فائلز ایک طرف رکھ کر تمہارے سب شکوے دور کر دیتا ہوں۔ مسکرا کر شرارت سے کہا تو وہ جھنپ گئی۔ رہنے دیں، خواہ آپ کا حرج ہوگا۔ اس نے پہلو بچانا چاہا تو مصطفیٰ نے گھورا۔ دیکھ لو، میں تو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر فوراً تمہاری خدمت میں حاضر ہو گیا ہوں، اب تم خود ہی پہلو بچا رہی ہو۔ مصطفیٰ نے دونوں کندھوں سے تھام کر اپنے سامنے کرتے مسکرا کر کہا تو وہ ہنس دی۔ بڑی دلکش معطر جھلملاتی سی ہنسی تھی۔ ذرہ نوازی ہے آپ کی، مصطفیٰ کو دیکھتے اس نے شرارت سے کہا تو مصطفیٰ نے بے اختیار اسے اپنے قریب کیا تھا۔ اور کیا کیا شکوے ہیں وہ بھی کہہ دو۔ شہوار کے بالوں کو انگلیوں سے چھیڑتے اس نے کہا تو وہ شرمائی۔ کہا تو ہے، ایسی کوئی بات نہیں۔ مصطفیٰ نے مسکرا کر دیکھا، مجھے آپ سے کوئی شکوہ نہیں، لیکن جب آپ اس طرح گھر کو بھی آفس بنا لیتے ہیں تو الجھن ہوتی ہے۔ ان چند دنوں میں کچھ زیادہ ہی بزی ہو گیا ہوں، شاید خیر کوشش کروں گا کہ آئندہ گھر اور آفس کی روٹین کا خیال رکھوں۔ وہ مسکرا دی تھی۔ مصطفیٰ سے قدرے پرے ہٹ کر دوبارہ برش اٹھا کر بالوں میں پھیرنے لگی تھی۔ اچھا، آپ سے ایک بات کرنی ہے، شہوار نے کچھ سوچتے ہوئے کہا تو وہ واپس پلٹتا مصطفیٰ رک گیا۔ ہاں کہو، یہ دنیا واپس کب جائے گی؟ اس نے سرسری سے انداز میں پوچھا، لیکن لہجے میں کچھ ایسی بیزاری تھی کہ مصطفیٰ رک گیا۔ کیوں، خیریت؟ کافی عرصہ ہو گیا ہے اسے یہاں آئے ہوئے، جس مقصد کے لیے وہ یہاں آئی ہے وہ تو ہوتا نظر نہیں آ رہا، پھر وہ یہاں کیوں رکی ہوئی ہے؟ مصطفیٰ نے گہرا سانس لیا اور پلٹ کر بستر پر جا بیٹھا تھا۔ اب اس کی مرضی، وہ کچھ عرصہ مزید رکنا چاہتی ہے، زبردستی تو کوئی نہیں کر سکتا نا۔ مصطفیٰ کا انداز سرسری سا تھا۔ شہوار نے برش رکھ کر بالوں کو دوبارہ کیچر میں جکڑ لیا تھا، لیکن اس طرح اس کے یہاں رہنے کی بھی تو کوئی وجہ نہیں نا۔ شہوار کے لہجے میں ناگواری تھی۔ مصطفیٰ چونکا۔ کیا بات ہے، کوئی پریشانی ہے؟ پھر کچھ کہا ہے اس نے؟ مصطفیٰ دریا کا شہوار سے متعلق رویہ اچھی طرح دیکھ چکا تھا، اس لیے فوراً متوجہ ہوا تھا۔ شہوار سنجیدگی سے چلتے بستر پر آ بیٹھی تھی۔ اس کا میرے ساتھ رویہ بہت خراب ہوتا ہے، ہر وقت کوئی نہ کوئی طنز خاندان کو لے کر بحث کرنا، آتے جاتے جملے اچھالنا۔ میں اب تک برداشت کر رہی تھی، لیکن اب اس نے جو روٹین اپنائی ہے وہ برداشت نہیں ہو رہی مجھ سے۔ تم نے پہلے
کیوں نہیں ذکر کیا؟ میں سمجھا تھا کہ میرے ایک بار کے خبردار کرنے اور اچھی طرح سمجھا دینے کے بعد اسے عقل آ گئی ہوگی۔ مصطفیٰ واقعی حیران ہوا تھا۔ میں اپنی وجہ سے کوئی بدمزدگی نہیں چاہتی۔ آپ نے شاید نوٹ کیا ہو یا نہیں، لیکن دریا آپ کو لے کر میرے ساتھ بہت غلط برتاؤ کر جاتی ہے اور جان بوجھ کر ایسی حرکتیں کرتی ہے کہ مجبوراً مجھے خاموش ہو جانا پڑتا ہے۔ اس نے سنجیدگی سے کہا تو مصطفیٰ پرسوچ انداز میں سر ہلا گیا تھا۔ میں ماں جی سے ذکر کروں گا، وہ اسے سمجھائیں گی، تم ٹینشن نہ لو۔ مصطفیٰ نے اس کا ہاتھ تھام کر نرمی سے کہا تو وہ مسکرائی۔ وہ تو اس دن سے ہی دریا کی گاڑی میں مصطفیٰ کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھ جانے والی حرکت سے پریشان ہو گئی تھی۔ وہ مصطفیٰ سے فوراً بات کرنا چاہتی تھی، لیکن مصطفیٰ فری ہی نہ تھا۔ اب موقع ملا تو اس نے فوراً یہ موضوع چھیڑ دیا تھا۔ اور مجھے آپ کا دریا کو امپورٹنس دینا بھی اچھا نہیں لگتا۔ اس نے صاف لفظوں میں دل کی بات کی تھی۔ مصطفیٰ ایک دم حیران ہوا تھا۔ اس نے سنجیدگی سے شہوار کو دیکھا۔ وہ سنجیدہ تھی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ گھر میں ڈرائیور ہے اور باقی لوگ بھی ہوتے ہیں، لیکن باہر کہیں بھی آنا جانا ہو فوراً آپ کو کہتی ہے، خصوصاً لیٹ نائٹ۔ شہوار نے کہا تو مصطفیٰ نے گہرا سانس لیا۔ چھوڑو یار، وہ کزن ہے میری۔ اس کی تمام تر بے وقوفیوں کے باوجود میں اسے ایک دم انکار نہیں کر سکتا۔ شہوار نے خفگی سے دیکھا تو مصطفیٰ نے مسکرا کر کہا، یار وہ کم عقل سی ابراڈ کی بگڑے مزاج کی لڑکی ہے، تم کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ چلی جائے گی واپس، وہ یہاں ٹھہرنے تھوڑی آئی ہے۔ میں بھی اس سے واضح بات کر چکا ہوں، اب بار بار ایک ہی بات دہرانا اچھا نہیں لگتا۔ اگر تم اس کو لے کر جیلس ہو رہی ہو تو اور بات ہے۔ بات کرتے کرتے مصطفیٰ آخر میں کچھ شرارتی ہوا تو شہوار نے گھور کر دیکھا۔ میں کوئی جیلس ویلس نہیں ہو رہی اور نہ ہی مجھے اس سے کوئی ذاتی پرخاش ہے، لیکن جب وہ منہ اٹھائے ہمارے کمرے میں گھسے گی، کہیں بھی آتے جاتے بلا وجہ آپ کو ساتھ گھسیٹے گی تو مجھے اچھا نہیں لگے گا، اور مجھ پر بلا وجہ کی تنقید آتے جاتے طنز کرے گی تو میں بھی خاموش نہیں رہوں گی پھر۔ وہ بے پناہ خفگی سے کہا تو مصطفیٰ ہنس دیا۔ میں تو سمجھتا تھا تم خاصی منفرد سی لڑکی ہو، لیکن دریا والے معاملے سے لگ رہا ہے کہ چاہے لڑکی کسی بھی طبقے کی ہو، شوہر کے معاملے میں جذبات ایک جیسے ہوتے ہیں۔ شہوار کی خفگی سے مصطفیٰ نے حز اٹھاتے ہوئے کہا، ویسے تھوڑا مزاج بدل لے اور ہر وقت شو آف رہنے کی بجائے ہم سب میں گھل مل جائے تو دریا اتنی بری بھی نہیں۔ چھوٹے موٹے افیئر کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے، مصطفیٰ نے شرارتی انداز میں کہا تو شہوار ایک دم پیچھے ہٹی تھی۔ آپ دیکھو بھائی، شریعت میں تو 4 شادیاں بھی جائز ہیں، ویسے میں افورڈ بھی کر سکتا ہوں، اب جب کہ وہ خود لفٹ کرواتی ہے تو کیا حرج ہے؟ مصطفیٰ کے الفاظ پر وہ واقعی سنجیدہ ہو گئی تھی۔ مصطفیٰ پلیز، خبردار آپ نے ایسا سوچا بھی تو، اگر آپ مذاق میں بھی ایسی کوئی بات کہیں گے تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ شہوار نے سنجیدگی سے کہا تو مصطفیٰ ہنس دیا۔ سوچنے میں کیا حرج ہے؟ پلیز مصطفیٰ، اس نے چڑ کر کہا تو مصطفیٰ نے ہنس کر اس کا ہاتھ تھام کر پھر خود سے قریب کر لیا تھا۔ تمہارا کیا خیال ہے، میں تمہارے روب میں آ جاؤں گا؟ شہوار نے خفگی سے دیکھا۔ مصطفیٰ نے شرارت سے اس کی ناک دبائی تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں کوئی کم عمر بچہ ہوں جو دریا جیسی لڑکی کی اداؤں سے گھائل ہو جائے گا اور انگلی پکڑ کر وہ جدھر لے چلے گی میں چل دوں گا؟ مصطفیٰ نے مسکرا کر اس کی آنکھوں میں دیکھتے پوچھا۔ وہ گہرا سانس لیتے نفی میں سر ہلا گئی تھی۔ تو پھر پریشان کیوں ہوتی ہو؟ نظر انداز کر دیا کرو جیسے میں اسے کر دیتا ہوں۔ ہاں، جب بات میرے کنٹرول میں نہ ہوئی تو میں اسے ٹوک دوں گا۔ بی کول یار، دریا جیسی لاکھوں بھی آ جائیں تو بھی مجھ جیسے شخص کو اپنی طرف مائل نہیں کر سکتی۔ مجھے اپنی قسمت سے ڈر لگنے لگا ہے۔ دریا جب مجھے خاندان اور بے نام و نشان ہونے کے طعنے دیتی ہے تو اتنا غلط بھی تو نہیں کہتی۔ اس کے اندر وہی پرانا احساس کمتری اود کر آیا تھا۔ مصطفیٰ نے جواباً گھورا، اف، وہی باتیں، یعنی تمہیں مجھ پر اور میری محبت پر کوئی اعتبار نہیں؟ مصطفیٰ نے اس کی آنکھوں میں دیکھا تو وہ ہلکا سا مسکرائی۔ آپ پر اعتبار نہ ہوتا تو اس رات یہ سب آپ سے نہیں کہہ رہی ہوتی۔ تو پھر ذہن سے ہر خدشہ مٹا کر خوش رہا کرو۔ اس دل میں صرف ایک لڑکی کی محبت نے جگہ بنائی ہے اور اس کا نام مسز شہوار مصطفیٰ ہے۔
اس کے بعد اس دل کا دروازہ سختی سے بند ہو گیا ہے، اب اس دل میں اور کوئی نہیں آ سکتا۔ مصطفیٰ نے سینے پر ہاتھ رکھ کر بڑے سٹائل میں ڈائیلاگ مارا تھا، جبکہ وہ ایک دم ہنس دی۔ جھلملاتی ہنسی مصطفیٰ کو لگا اس کی روح تک سیراب ہوتی چلی گئی ہے۔ اس نے بہت محبت اور نرمی سے شہوار کو اپنی ذات میں سمیٹ لیا تھا۔ ضیاء صاحب کی طبیعت کافی بہتر تھی۔ ولید کے علاوہ سب ہی گھر پر تھے۔ انا سارا وقت کمرے میں قید رہی تھی۔ احسن اور روشی سمیت سب کو ہی صورتحال کا علم ہو چکا تھا۔ احسن کا بس نہیں چل رہا تھا کہ یا تو انا کا دماغ درست کر دے یا پھر اس حماد کو جا دبوچے، جس کی وجہ سے یہ سارا کھڑاک پیدا ہوا تھا۔ وہ انا کے کمرے میں آیا تو وہ دیوار سے ٹیک لگائے قالین میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اسے دیکھ کر سیدھی ہو گئی تھی۔ احسن نے دیکھا اس کا چہرہ ستا ہوا اور آنکھیں متورم اور سرخ تھی۔ کیوں کر رہی ہو تم ایسا؟ احسن نے پوچھا تو اس نے خاموشی سے سر جھکا لیا۔ کیا کمی ہے ولید میں؟ دوسرا سوال ہوا تھا۔ انا کچھ دیر بعد وہ چیخ کر بولا تھا، جواب دو، مجھے خاموش کیوں ہو؟ اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے مقابل کھڑا کرتے اسے بغور دیکھتے اس نے پھر پوچھا تھا، جواب دو انا، میں کچھ پوچھ رہا ہوں۔ احسن نے پھر پوچھا، کیوں کر رہی ہو تم ایسا؟ وہ پھر خاموش رہی تھی، اس طرح سر جھکائے مہربا لب۔ جانتی ہو کتنا بھروسہ کرتا تھا تم پر، میں فخر کیا کرتا تھا تم پر، میں سمجھتا تھا کہ میری بہن عام لڑکیوں جیسی نہیں ہے۔ آج تک میں نے تمہاری کوئی بات نہیں ٹالی تھی، اور اب ایک دم سے یہ حماد چلا آیا، کیوں؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ انا سر جھکائے کھڑی تھی۔ احسن نے بڑی بے بسی سے اسے دیکھا تھا۔ ماموں کی طبیعت مسلسل خراب ہے، مرتے مرتے بچے ہیں وہ۔ تمہاری اور ولید کی شادی ان کی زندگی کا خواب تھا۔ احسن نے کہا تو انا کے اندر شدید اذیت نے سر اٹھایا تھا۔ ہر انسان کو اپنی مرضی سے اپنی زندگی گزارنے کا حق حاصل ہے۔ اگر میں نے اپنے دل کی خوشی کی خاطر اپنا حق استعمال کیا ہے تو آپ سب کو میرا ری ایکشن اتنا برا کیوں لگ رہا ہے؟ یہ میری زندگی ہے، میں جو چاہے فیصلہ کروں، کسی کو کوئی حق حاصل نہیں کہ وہ پھر میرے معاملے میں بولے۔ اندر کی اذیت کا طوفان ایک دم پھٹ پڑا تھا۔ وہ ہیجانی انداز میں بولی تھی۔ احسن ششدر رہ گیا تھا۔ تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ جانتی ہو کیا کہہ رہی ہو؟ اس کے الفاظ پر ایک دم مشتعل ہوتے احسن نے اس کا بازو جھنجھوڑا۔ بہت اچھی طرح۔ احسن کی گرفت سے اپنا بازو کھینچ کر پیچھے ہٹتے اس نے بے رحمی سے کہا تھا۔ احسن حیرت زدہ رہ گیا تھا۔ اس نے بغور انا کو دیکھا، وہ اس طرح اس کی طرف سے رخ موڑے کھڑی تھی۔ انا بہت بدلی بدتمیز اور گستاخ محسوس ہوئی تھی۔ احسن کو اس وقت وہ بہت بری لگ رہی تھی۔ میں جان سے مار دوں گا اگر اب تم نے ایسا کچھ بھی کہا تو، احسن نے بہت غصے سے کہا تھا۔ انا طنزیہ ہنسی۔ یہ بھی کر کے دیکھ لیں، اگر اس طرح مجھے مار کر آپ لوگوں کو سکون مل جائے تو کر لیں۔ احسن حیرت سے گنگ رہ گیا تھا۔ انا واش روم میں جا کر بند ہو گئی تھی۔ احسن نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ وہ واش روم کے بند دروازے کو دیکھے گیا تھا۔ نہیں، یہ واقعی ان کی انا نہیں تھی، وہ تو بہت مختلف لڑکی تھی، انتہائی با اخلاق اور با کردار۔ احسن نے آج تک اس کے کردار میں ہلکا سا جھول تک نہ دیکھا تھا۔ وہ تو ہمیشہ اپنے کردار کے معاملے میں بہت ٹچی رہی تھی، پھر ایک دم یہ سب کیسے ہو گیا تھا؟ وہ اس قدر کیوں کر بدل گئی تھی اتنی جلدی کہ کسی کو خبر بھی نہ ہو سکی تھی؟ احسن بے یقینی میں کھڑا مسلسل واش روم کے بند دروازے کو گھور رہا تھا۔ سہیل بھائی پاکستان آ چکے تھے۔ شادی کی تیاریوں میں زور و شور سے اضافہ ہو چکا تھا۔ رابعہ آفس نہیں جا رہی تھی۔ ثریا بیگم اس کے آفس چھوڑ دینے پر مطمئن ہو گئی تھی۔ رابعہ بہت مطمئن تھی۔ فیس بک اپلوڈ ہونے والی تصاویر والا معاملہ اس کے گھر والوں اور ابوبکر کے علم میں نہیں آیا تھا۔ وہ گھر کی صفائی بھابھی کے ساتھ کروا کر فارغ ہوئی تو اس کے موبائل پر کال آنے لگی۔ آفس سے کال تھی۔ آفس چھوڑ دینے کے بعد کی فارمیلٹیز مکمل کرنے اور اپنے واجبات کلیئر کروانے کے سلسلے میں آفس والوں نے بلوایا تھا۔ وہ امی کو بتا کر تیار ہو گئی تھی۔ سہیل بھائی گھر پر ہی تھے۔ ان کے ساتھ وہ آفس آ گئی تھی۔ وہ سب سے ملتی ہیلو ہائے کرتے اپنے کیبن کی طرف چلی آئی تھی۔ وہ شادی کے کارڈز بھی ساتھ لائی تھی۔ اس کا کیبن ابھی بھی خالی تھا۔ سہیل بھائی کو وزیٹر روم میں بٹھا کر وہ سر عباس کے روم کی طرف چلی آئی تھی۔ اس نے
दरवाजे पर नॉक की और खुद को कदरे रिलैक्स किया। वो भले ऑफिस छोड़ चुकी थी, लेकिन वो अजियतनाक वाकया ऐसा था कि वो चाहकर भी उसे भुला ना पा रही थी। यस, कम इन। सर अब्बास की आवाज़ पर वो अंदर दाखिल हुई थी। अस्सलाम वालेकुम सर। फाइल्स में मसरूफ सर अब्बास ने सर उठाकर उसे देखा तो चौंके। अरे वालेकुम सलाम। वो एकदम खड़े हो गए थे। वो चलती हुई उनके टेबल के पास पहुंची थी। कैसी हैं आप? उन्होंने पूछा तो वो मुस्कुराई। बैठे ना। वो आहिस्तगी से एक चेयर घसीट कर बैठ गई थी। और सुनाएं, क्या हो रहा है आजकल? अब्बास ने बड़ी फुर्सत से उसे देखते हुए पूछा। मेरे भाई पाकिस्तान आए हुए हैं, तो बस इसी सिलसिले में मसरूफ हैं सब। जबरदस्त, मुबारक हो। थैंक यू सर। वो मुस्कुराई थी। अब्बास ने उसे देखते गहरा सांस लिया। वो कई दिन बाद दिखाई दी थी। दिलो नज़र एकदम बेकरार और बेइख्तियार से हो गए थे। मुझे ऑफिस की तरफ से कॉल आई थी, उसने कहा तो सर अब्बास ने सर हिलाया। आपने यूं बिल्कुल अचानक ऑफिस छोड़ दिया था, बस इसी सिलसिले में आपको कॉल करना पड़ी। आप नीचे ऑफिस में मिल लें वकार साहिब से, मैं कह चुका हूँ आपकी पे क्लियर कर देंगे, और जो पिछले चंद माह के अलाउंसेस हैं वो भी क्लियर करवा लें। उसके बाद ऑफिस वर्क के सिलसिले में जो फाइल्स आपके पास थी वो मिस हादिया को हैंड ओवर कर दीजिएगा। अभी तक न्यू अपॉइंट तो नहीं हुई, लेकिन ये फाइल्स बहुत ज़रूरी थी, इसलिए भी कॉल करना पड़ी। अब्बास ने कहा तो उसने सर हिला दिया था। क्या लेंगी, चाय या कॉफ़ी? अब्बास ने इंटरकॉम उठाया तो उसने नफ़ी में सर हिलाया। इट्स ओके सर, आप तकल्लुफ़ मत करें, मैं बस ज़्यादा देर नहीं रुकूंगी। तकल्लुफ़ कैसा, मैं चाय मंगवाता हूँ, उन्होंने कहा तो वो चुप हो गई। अकेली आई हैं क्या? अब्बास ने कदरे तौक़ुफ़ के बाद पूछा। नहीं, सुहेल भाई साथ हैं, उनको विजिटर रूम में बिठाकर आई थी। अरे उनको यहीं ले आए, मैं भी मिल लेता उनसे। कोई बात नहीं सर। राबिया का अंदाज तकल्लुफ़ भरा था। आदला ने दोबारा तो राब्ता नहीं किया? अब्बास ने संजीदगी से पूछा। उसने नफ़ी में सर हिलाया। नहीं, वो अब करेगी भी नहीं, उसका भाई हवालात में बंद है, आजकल में जेल मुंतकिल होने वाला है। उसके बाप की कंडीशन भी काबिले गिरफ्त है। धोखाधड़ी और फरेब से हासिल करदा दौलत इसी तरह बाज़ औक़ात इंसान के लिए वबाले जान बन जाती है। आदला को मुस्तफ़ा अच्छी तरह समझा चुका है, इसके बावजूद वो फिर कोई कम अकली दिखाएगी तो नुकसान उठाएगी। अब्बास ने कहा तो राबिया ने गहरा सांस लिया। वो अंदर से बेशक मुतमिन थी, लेकिन दिल में आदला की तरफ से फिर किसी साजिश का खदशा कुलबुला रहा था। बहरहाल आप मुतमिन रहें, आदला अब कुछ भी नहीं करेगी। वो मुसलसल मुस्तफ़ा लोगों की निगरानी में है और दीगर सरगर्मियों पर कड़ी निगाह है। अगर वो कुछ उल्टा सीधा करेगी भी तो फौरन एक्शन ले लिया जाएगा, अब्बास ने बताया तो राबिया ने एक इत्मीनान भरी सांस खारिज की थी। थैंक यू सर। वो वाकई मशकूर थी। अब शुक्रिया कहकर शर्मिंदा मत करें, आप पर यह सारी आफत मेरी ज़ात के सबब ही तो थी। आदला ये सारी इंतकामी कार्रवाई मेरी वजह से ही तो कर रही थी, और बदकिस्मती से आप आलाकार बन गई, अब्बास ने संजीदगी से कहा था। तभी मुलाजम चाय की ट्रे लिए चला आया था। ट्रे लाकर उसने टेबल पर रख दी थी। मुलाजिम चला गया तो अब्बास ने ट्रे अपने सामने रख ली। कप में गर्म पानी डालकर दूध और चीनी डालकर उसने टी पैक डाला था। कप राबिया की तरफ बढ़ाया तो वो मुस्कुराई। शुक्रिया सर, ये भी लें। अब्बास ने दीगर लवाजमात भी उसके सामने कर दिए थे। आपकी शादी की तैयारी कहाँ तक पहुंची है? अपने लिए चाय बनाते अब्बास ने उसे देखा। वो झिम सी गई थी। अबू बकर घर डेकोरेट कर रहे हैं, हमारी तरफ से भी तैयारियां मुकम्मल हैं, सुहेल भाई भी आ गए हैं, बाकी काम वो देख रहे हैं। दिल से कहा। राबिया के चेहरे पर एक इत्मीनान और फख्र का एहसास उजागर हुआ था। अबू बकर वाकई एक नाइस इंसान था। शादी के कार्ड छप गए? जी। क्यों भाई, हमें इनवाइट नहीं कर रही हैं? चाय के सिप लेते अब्बास ने पूछा। आप आएंगे? बिल्कुल, अगर आप इनवाइट करेंगी तो। राबिया ने अपना बैग खोला था। कार्ड तो लाई थी, लेकिन सबको देने के बावजूद सर अब्बास को देने पर डबल माइंड हो रही थी। कहाँ वो इतने बड़े ऑफिस के मालिक और कहाँ वो एक आम सी लड़की। पता नहीं वो आए भी कि नहीं। अब तक वो उसके साथ तामुन कर रहे थे, शायद आदला की वजह से, लेकिन वो अपनी इस किस्म की सोच का इजहार सर अब्बास के सामने नहीं कर सकती थी। उसने आहिस्तगी से कार्ड निकाल कर सर अब्बास की तरफ बढ़ाया था। नाइस कार्ड। कार्ड बहुत खूबसूरत अंदाज में प्रिंट था। अब्बास
खोल कर देखने लगा। हम जरूर आएंगे, अब्बास ने मुस्कुरा कर कहा तो वो मुस्कुराई। अगर किसी भी किस्म की कोई खिदमत दरकार हो तो जरूर कहिएगा, यकीन जानिएगा हमें बहुत खुशी होगी, अब्बास ने खुलूस से कहा तो उसने नफी में सर हिला दिया। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं, बस आप शामिल हो जाइएगा, मेरी फैमिली इस पर बहुत खुश हो जाएगी। चलें, इंशाल्लाह जरूर आएंगे। अब्बास ने फिर यकीन दहानी करवाई थी, उसने महज सर हिला दिया था। वो बहुत दिन बाद कॉलेज आई थी। इतने दिनों की गैर हाजिरी के बाद दोबारा आना तकरीबन सभी लड़कियों और जानने वालों ने खैरियत दरियाफ्त की थी। शहवार ने जिस लड़की से भी कॉल पर राब्ता करके अना की गुमशुदगी के बारे में पूछा था, वो सब ही मुतजस्सिस थी। वो इनको टालती रही थी, बाकी क्लासेस लेने और मसरूफियत में गुजरा था। वो कॉलेज से घर आई तो फिर वही रूटीन थी। रोशी घर पर थी, हल्की फुल्की सी चहलकदमी थी। मामू घर आ चुके थे, उनकी तबीयत काफ़ी संभल चुकी थी, ताहम वो अपने कमरे में ही थी। वो उनके सामने नहीं गई थी, अजीब सा गिल्ट महसूस होता था। घर वालों से उसकी मुकम्मल बातचीत बंद थी। वो चेंज करके किचन में आई तो ठठक गई। वलीद कुर्सी पर बैठा हुआ था, रोशी उसके सामने खाना रख रही थी। बहुत दिन बाद वो ये मंजर देख रही थी, वरना इतने दिनों में वलीद सारा वक्त हॉस्पिटल में ही रहता था। अना अंदर दाखिल हुई तो रोशी ने खामोशी से उसे देखा। वलीद की भी निगाह पड़ी थी, उसने लब दान तले दबा लिए थे। अना दोनों की तरफ मुतवज्जा होने की बजाय फ्रिज की तरफ बढ़ी थी। बहुत दिनों बाद कुछ खाने पीने को दिल कर रहा था, वरना गुजरे दिनों में तो खाना पीना एक तरफ, वो तो सोना तक भूल चुकी थी। शायद सारा दिन कॉलेज में मसरूफ रहने का नतीजा था कि जहन गुजरे दिनों की वाली कशमकश में नहीं था। फ्रिज में फल और जूसेस के पैक मौजूद थे, उसने फ्रिज बंद कर दिया था। उनके यहाँ दोपहर में खाना फ्रेश बनता था, मामू की तबीयत के मुताबिक हल्का फुल्का खाना होता था। इसके अलावा मामा के बुटीक और ऐसा लोगों ने ऑफिस भिजवाने के लिए भी खाना बनता था, जो रोजाना ड्राइवर देकर आता था। वो चूल्हे की तरफ बढ़ी तो रोशी पास चली गई। तुम बैठो, मैं खाना निकाल देती हूँ। मामू की तबीयत की खराबी के बाद ये पहला जुमला था जो रोशी ने कहा था। नहीं, मैं कर लूंगी। पता नहीं अजनबियत मजाज में आई थी या हालात में। अना गुजरे दिनों में मुकम्मल तौर पर बदली हुई लग रही थी। रोशी ने उसे बगौर देखा। दुपट्टा कंधों पर डाले ढीले ढाले लिबास में वो जैसे सारी दुनिया से बेजार थी। चेहरे पर किसी भी किस्म का कोई तासुर ना था। रोशी ने बगौर देखा तो दिल दुखने लगा। अना का चेहरा जर्द और कुमलाया हुआ था, आंखों के गिर्द हल्के थे। वो हमा वक्त फ्रेश और तरोताज़ा दिखाई देने वाली लड़की इस वक्त सख्त बेजार और मुरझाई हुई थी। अना ने चूल्हे पर रखे बर्तन देखे। बिरयानी के अलावा सालन भी था और मामू के लिए अलहदा से परहेजी खाना। उसने खामोशी से प्लेट में थोड़ी सी बिरयानी निकाली थी। रोशनी उसे बगौर देख रही थी। बाबा को कुछ हल्का फुल्का खिलाकर मेडिसिन दे दो। वलीद ने संजीदगी से यूं मुसलसल अना को देखती रोशी को देखा और फिर नागवारी से टोका। मैं देखती हूँ, वो कहकर फौरन फ्रिज की तरफ बढ़ी थी। सेब निकाल कर प्लेट में रख कर वो पलटी तो चौंकी। अना ट्रे में अपने लिए थोड़ी सी बिरयानी और पानी का गिलास रख रही थी। ये रायता और कबाब भी रखे हुए हैं, ले लो। उसे यूं ही ट्रे उठाए देखकर रोशी ने कहा, इट्स ओके। वो कहकर किचन से निकल गई थी। रोशी के अंदर अजीब से अंदाज में कुछ टूटा था। वो अभी तक ये सब कोई ख्वाब समझ कर यकीन करने पर आमादा ही नहीं हो पा रही थी, लेकिन आज इतने दिनों बाद अना का रवैया और फिर इसकी हालत देखकर उसके दिल को सख्त अजियत हो रही थी। फ्रिज बंद करके वो पलटी तो ठटकी। वलीद अभी तक बिल्कुल वैसे ही बैठा हुआ था। उसने जो थोड़ा बहुत खाना प्लेट में डाला था वो जूं का तूं था। वलीद ने सख्ती से लब भींच रखे थे और चम्मच से प्लेट में रखे कबाब के पीसेस कर रहा था। सर झुका हुआ था, उसके चेहरे से कुछ अंदाजा ना लगा पाई थी। रोशी ने टोकना चाहा, लेकिन फिर नफी में सर हिलाकर छुरी लेकर किचन से निकल गई थी। वलीद ने सर उठाकर उसे जाते देखा था और फिर प्लेट खिसकाकर खड़ा हो गया था। उसका खाना खाने का मूड बिल्कुल गारत हो चुका था। इतने दिनों बाद अना से सामना हुआ था। वो गुजरे दिनों में इस कदर
अपसेट रह चुका था कि अब किसी भी मामले को सोचना नहीं चाहता था। वो ऑफिस नहीं जा रहा था। वो मुसलसल ज़िया साहिब की देखभाल में लगा हुआ था। वो किचन से निकलने लगा तो सुगरान दाखिल हुई। बर्तन जूं के तूं देखकर रुक गई। साहिब खाना नहीं खाया? बाहर निकलते वलीद को देखकर पूछा। भूख नहीं है, वो संजीदगी से कहकर किचन से निकल आया। वो अपने कमरे में आया तो उसका मोबाइल बज रहा था। कोई अनजान नंबर था। उसने कॉल रिसीव की। अस्सलाम वालेकुम। जनाना आवाज़ पर ठटका, लेकिन आवाज़ सुनाई सी थी। वालेकुम सलाम, मैं शहवार बात कर रही हूँ। दूसरी तरफ से तारुफ करवाया गया तो वलीद ने गहरा सांस लिया। आज अना कॉलेज आई थी। बता रही थी कि अंकल की तबीयत ख़राब थी, कुछ दिन हॉस्पिटलाइज रहे। वो पूछ रही थी। वलीद के अंदर अना के जिक्र पर अजीब सा इश्तियाल बढ़पा हुआ था। जी, इधर बाबा साहिब भी बीमार थे। शुक्र है कल घर आ गए हैं, लेकिन घर में ट्रीटमेंट चल रहा है, इसलिए हम लोग बिजी थे। आपसे भी कोई राब्ता ना हो सका और ना ही मुस्तफ़ा ने जिक्र किया, वरना मैं अंकल की अयादत को ज़रूर आती। आजकल मेरा अना से भी तकरीबन राब्ता ना होने के बराबर रहा है, वरना उससे अंकल की ख़राब तबीयत का इल्म हो जाता। शहवार ने कहा तो वलीद ने खुद को कंपोज करते मुस्कुराने की कोशिश की। इट्स ओके बाबा, अब काफ़ी बेहतर हैं। अंदाज में इत्मीनान था। मुस्तफ़ा से मेरा भी राब्ता नहीं, बस बाबा की वजह से बहुत बिजी और परेशान रहा, वरना वो ही शायद आपको बता देता। हाँ, वो भी आजकल एक दो केसेस में बहुत बिजी हैं। आज घर आएंगे तो मैं और इंशाल्लाह अंकल की अयादत को आएंगे। जी ज़रूर, वलीद ने खलूस से दिल से कहा। शहवार अना की दोस्त ना होती भी तो भी उससे बात करने के लिए मुस्तफ़ा का हवाला काफ़ी था। शहवार ने कुछ देर और बात की थी और फिर कॉल मुनक़ता कर दी थी। मोबाइल बिस्तर पर डालते वलीद ने चंद पल कुछ सोचा और फिर मोबाइल पॉकेट में डालते वो ज़िया साहिब के कमरे में आ गया था। रोशी उनके कंधे दबा रही थी और साथ साथ बात भी कर रही थी। मेडिसिन दे दी? वलीद ने पूछा तो ज़िया साहिब ने आंखें खोलकर बेटे को देखा। जी, बस करो, तुम आराम करो, सारा दिन लगी रहती हो। मैं बस अब ठीक हूँ, बाबा ने धीमी नकाहत ज़दा आवाज़ में कहा तो रोशी मुस्कुराई। कोई बात नहीं, अपनी तबीयत का ख्याल रखा करो। मेरा क्या है, अपनी ज़िंदगी और वक्त पूरा कर चुका हूँ। आज हूँ, कल का कोई भरोसा नहीं, उन्होंने कहा तो रोशी ने नाराज़गी से देखा। फिर वही बातें शुरू कर दी। आप ऐसी बातें मत किया करें। आप जानते हैं कि मुझे तकलीफ होती है। आपको हज़ारों साल जीना है हमारे लिए। रोशी एकदम रंजीदा हो गई थी। ज़िया साहिब ने अपना लरजता हाथ उसके सर पर रख दिया था। खुश रहा करो, उनकी आवाज़ में लर्जिश थी। वलीद खामोशी से बिस्तर के करीब खड़ा था। खड़े क्यों हो, बैठो ना, उन्होंने कहा तो वो बैठ गया। उन्होंने बगौर देखा। वलीद का अंदाज संजीदा था। क्या बात है, परेशान हो? अब तो मैं ठीक हूँ, फिर क्यों टेंशन लेते हो, उन्होंने कहा तो वलीद ने धीरे से मुस्कुराकर उनका हाथ थामा। बस आपकी फिक्र है, आप बस जल्दी से ठीक हो जाएं, फिर कोई टेंशन नहीं। तुम दोनों बहन भाई ने मुझे बच्चा बना रखा है। देखो, ये मामूली अटैक था, अब ठीक हूँ, तुम दोनों भी मुतमिन हो जाओ, कुछ नहीं होगा अभी मुझे। वो मुस्कुरा रहे थे। वलीद ने भी उनकी हिम्मत पर मुस्कुरा कर सर हिलाया था। इससे पहले कि जवाबन वो कुछ कहता, कमरे के दरवाजे पर अना आ रुकी थी। वलीद दरवाजे की तरफ ही बैठा हुआ था। उसे देखकर लब भींच गया। अन्ना जो खाना खाकर बर्तन किचन में रख कर इधर आई थी, मगर वहाँ रोशी के अलावा वलीद को देखकर एकदम रुक गई थी। उसका जी चाहा कि वो फौरन वापस पलट जाए। तब ही वलीद को सामने देखते पाकर रोशी और ज़िया साहिब ने भी दरवाजे की तरफ देखा था। अन्ना, रोशी ने उसे पुकार लिया था। अब कमरे में दाखिल होने के अलावा और कोई चारा भी न था। अस्सलाम वालेकुम, वो अंदर आ गई थी। धीमे से कहा तो ज़िया साहिब ने सर हिला दिया। उनके दिलो दिमाग पर फिर वही लम्हे ताज़ा होने लगे जब अना शादी से इनकार करते किसी और लड़के का नाम लेकर अपने बाप के सामने खड़ी थी और फिर वकार का हाथ उठा था। ज़िया साहिब के चेहरे का रंग एकदम जर्द हो गया था। वलीद जो बाप को देख रहा था एकदम चौंका। आपकी तबीयत ठीक है बाबा, उसने फौरन परेशानी से पूछा। मैं ठीक हूँ, उन्होंने आहिस्तगी से कहकर अना को देखा। बैठो अना। वह अंदर तो आ गई थी, लेकिन अब समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे।
میں آپ کی خیریت پوچھنے آئی تھی، کیسے ہیں آپ اب؟ ان کے کہنے پر اس نے جھجکتے ہوئے کہا تو وہ ہلکا سا مسکرائے۔ اللہ کا کرم ہے، تمہارے سامنے ہوں۔ یہ روشی اور ولید تو خواہ ہی پریشان ہو گئے تھے، ورنہ میں تو اگلے دن ہی گھر آنا چاہ رہا تھا، انہوں نے مسکرا کر کہا تھا۔ انا نے سر ہلا دیا تھا، اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب بھلا مزید کیا پوچھے، وہ کھڑی لب بھینچ گئی۔ روشی سر جھکائے اپنے ہاتھوں سے کھیل رہی تھی اور ولید اس کی توجہ صرف اور صرف ضیاء صاحب کی طرف تھی۔ اسے ایک دم بے پناہ اجنبیت کا احساس ہوا تو دل کے اندر بہت کچھ ٹوٹنے لگا۔ چلتی ہوں لہجے میں عجیب سی شکستگی تھی۔ ولید نے سر جھکا کر دکھا۔ رکو نا، اس کے پلٹنے پر ضیاء صاحب نے کہا تھا۔ نہیں، بس آپ کو دیکھنے آئی تھی۔ آج بہت دن بعد کالج گئی تھی تو اسٹڈی کا بہت سا میٹر ہے، وہ سب دیکھنا ہے، دھیمے سے کہہ کر وہ کمرے سے نکل گئی تھی۔ تینوں نے خاموشی سے اسے جاتے دیکھا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں کتابیں پھیلائے بیٹھی ہوئی تھی۔ ایک کتاب اس کی گود میں کھلی پڑی تھی، لیکن اس کی توجہ کتاب کی طرف نہیں تھی۔ وہ نہ جانے خلا کی وسعتوں میں کس نادیدہ نقطے کو دیکھ رہی تھی۔ روشی کچھ دیر دروازے پہ کھڑی دیکھتی رہی تھی اور چلتی ہوئی اس کے پاس قالین پر آ بیٹھی تھی۔ انا نے چونک کر اسے دیکھا۔ روشی اس کے قریب موجود تھی۔ تم ایسا کیوں کر رہی ہو؟ روشی نے انا کو بغور دیکھتے پوچھا۔ انا کے چہرے کے رنگ میں ایک اذیت سی گھل گئی تھی۔ وہ سر جھکا کر کتاب میں نہ دکھائی دینے والے حروف کھوجنے لگی۔ جواب نہیں دو گی یا تمہارے پاس سرے سے ہمارے کسی سوال کا جواب ہی نہیں؟ روشی کے لہجے میں تلخی تھی۔ انا نے لب بھینچ لیے تھے۔ ماما پاپا سے بول چال بند تھی۔ احسن بھی سخت پریشان تھا اور باقی لوگوں کے تو گویا دن رات کوئلوں پر گزر رہے تھے۔ محبت کرنا یا کسی کو پسند کرنا جرم ہے کیا؟ روشی کی تلخی نے اسے اندر سے ریزہ ریزہ کر دیا تھا۔ جواباً لفظوں میں اذیت گھل گئی تھی۔ محبت جرم تب بنتی ہے جب اس کے حصول کے لیے غلط طریقہ اختیار کیا جاتا ہے۔ محبت تو بہت پاکیزہ جذبہ ہے جو ہر کسی کے لیے پیدا نہیں ہوتا۔ بہت دن بعد روشی خود سے اس کے پاس رکی تھی اور خود سے ہی بات کا آغاز کیا تھا۔ میں نے کوئی غلط طریقہ اختیار نہیں کیا، تو پھر میرے ساتھ ایسا سلوک کیوں کیا جا رہا ہے؟ انا کے الفاظ میں اذیت سی گھل گئی تھی، وہ اذیت جو پچھلے کئی دنوں میں جھیل چکی تھی۔ سچ سچ بتاؤ انا، یہ حماد کہاں سے آ گیا ہے؟ بالکل یوں اچانک ایک دم سے۔ انا نے سر جھکا کر ایک گہرا سانس لیا۔ وہ محبت کرتا ہے مجھ سے، اس نے دھیمے سے کہا۔ روشی نے اسے بغور دیکھا۔ انا کتاب کے صفحات پلٹ رہی تھی۔ روشی کتاب پر اپنا ہاتھ رکھا تو اسے دیکھنے لگی۔ اور تم؟ انا نے ایک گہرا سانس لیا۔ ہاں، میں بھی محبت کرتی ہوں اس سے، اس نے اپنے الفاظ میں مضبوطی پیدا کرنا چاہی۔ روشی طنزیہ ہنسی۔ انا نے الجھ کر اسے دیکھا۔ اور ولی بھائی؟ ولید کے نام پر اس کے چہرے پر سخت اذیت کی لہر پیدا ہوئی تھی۔ ان کی کیا حیثیت ہے تمہاری زندگی میں؟ بہت سے لوگوں کی موجودگی میں تمہارا اور ان کا رشتہ طے پایا تھا۔ اگر تم کسی اور سے محبت کرتی تھی تو انکار کیوں نہیں کیا تم نے؟ اتنے ماہ تک کیوں کھیلتی رہی ہم سب کے جذبات سے؟ روشی کا انداز ایک دم جارحانہ ہوا تھا۔ انا نے سنجیدگی سے اسے دیکھا تھا۔ میں نے کسی کو بھی دھوکہ نہیں دیا، تم اپنے بھائی سے جا کر پوچھ سکتی ہو۔ میں نے کبھی ان کو چیٹ نہیں کیا۔ میں نے تو بہت فیئر ہو کر ان کی اور تم سب کی زندگی سے نکلنے کی کوشش کی ہے۔ حماد ایک اچھا انسان ہے، محبت کرتا ہے مجھ سے اور میں بھی اسے پسند کرتی ہوں، بہت صاف الفاظ میں سب کہہ دیا تھا۔ دھوکہ تو یہ ہوتا کہ میں ڈبل کراس کرتی، پھر یہ الزام کیوں؟ انا نے بہت ہی سنجیدگی سے کہا تھا۔ انا پلیز، کس کو بیوقوف بنا رہی ہو تم؟ سمجھتی ہو کہ یہ حماد کر کے تم ہمیں بیوقوف بنا لو گی؟ میں نہیں جانتی کہ وہ کیا وجہ ہے جس کی وجہ سے تم ولید بھائی کو چھوڑ رہی ہو، لیکن میں یہ ضرور جانتی ہوں کہ تم ولید بھائی کے ساتھ بہت خوش تھی، تم اس رشتے پر مطمئن تھی۔ دیکھو انا، ہم کزنز ہی نہیں، اچھی دوست بھی ہیں۔ کیا ولید بھائی اور تمہارے درمیان کوئی جھگڑا ہوا تھا؟ روشی نے براہ راست اس کا ہاتھ تھام کر پوچھا تو وہ چند پل کو ساکت ہوئی تھی۔ میرا اور ولید کا کوئی جھگڑا نہیں ہوا، امی سے پوچھ سکتی ہو۔ مجھے شروع سے ہی اس رشتے پر اعتراض تھا، میں بس تمہاری شادی کی وجہ سے اس منگنے کے لیے راضی ہوئی تھی اور اس کے بعد بھی بس اسی لیے خاموش رہی کہ شاید میں مطمئن ہو جاؤں، لیکن میں خود کو راضی نہیں کر پائی، اس نے سنجیدگی سے کہا تھا۔ احسن وقار اور
सबूही के सामने वो ये सब बातें नहीं कर सकती थी और ना उसने की थी, लेकिन उसने रोशी के सामने सब कह दिया था। वो जानती थी कि ये सब एहसन भाई तक पहुंच जाएगा और फिर मामा पापा तक भी। यानी तुम हमाद की खातिर हम सबको छोड़ दोगे? रोशी ने दुख से पूछा तो उसने एक गहरा सांस लिया। अगर हमाद से रिश्ता जोड़ने की सजा तुम लोगों के नजदीक तुम सबको छोड़ देना है तो मैं फिर क्या कर सकती हूँ? बहरहाल ये जिंदगी मेरी है और मैं अपनी शादी से मुतल्लिक अपनी मर्जी का फैसला करने का हक रखती हूँ। मुझे तुम्हारा भाई पसंद नहीं। अगर मैं वलीद की जगह हमाद को सपोर्ट कर रही हूँ तो इसमें गलत क्या है? बराह रास्त दिल की बात की, कोई जुर्म तो नहीं कर लिया। बहुत तल्खी से कहकर वो उठी थी, पलटकर स्टडी टेबल की तरफ बढ़ी थी, लेकिन दरवाजे में वलीद को खड़े देखकर ठिठक गई थी। उसे यूं ठिठकते देखकर रोशी ने भी देखा था। वलीद लब भींचे खड़ा था। अंदाज बता रहा था कि वो काफी देर से मौजूद था। यकीनन उनकी गुफ्तगू का बहुत सारा हिस्सा सुन चुका था। अना का दिल एकदम डूब कर उबड़ा था। वो अपनी जगह साकत सी रह गई थी। तुम्हें एहसन बुला रहा है, वलीद ने रोशी को देखकर कहा तो वो फौरन खड़ी हो गई थी। वलीद इसी तरह अपनी जगह पर खड़ा रहा था। रोशी वलीद के पास से गुजर कर चली गई थी। तुम समझती हो तुमने ये जो ड्रामा शुरू किया है इससे हम सबको बेवकूफ बना लोगे? वलीद के लहजे में इस कदर तलखी थी कि वो एकदम साकत हुई थी। माइंड योर लैंग्वेज, मैं कोई ड्रामा नहीं कर रही। वलीद इतने दिनों बाद बराह रास्त उससे मुखातिब था। वो भी फौरन उसके अल्फाज ड्रामा पर मुश्तअल हुई थी। तो ये सब क्या है? बेवकूफ नहीं है हम सब लोग। हमें चला रही हो और हम तुम्हारी इस बकवास स्टोरी पर आंखें बंद करके यकीन कर लेंगे। वलीद गुस्से से चंद कदम चलते उसके मुकाबिल आ ठहरा था। अना ने तल्खी से देखा, मैं आपके सामने अपने किसी भी अमल की जवाबदेह नहीं हूँ। बेहतर है मिस्टर वलीद ज़िया अहमद, आप यहाँ से तशरीफ ले जाएं। तुम वलीद एकदम गुस्से से उसकी तरफ लिपका था, कलाई से थाम कर करीब किया था। मैं चाहूं तो एक पल में तुम्हारा दिमाग दुरुस्त कर सकता हूँ। एक ही पल में सारी अकड़ निकल जाएगी तुम्हारी। मजबूत गिरफ्त में उसकी कलाई ऐसे जकड़ी जैसे अभी काट दी जाएगी। क्या बदतमीजी है, छोड़िए मुझे। उसकी मजबूत गिरफ्त से अपना बाजू निकालने की कोशिश करते वो चीखी थी। तुम जहनी तौर पर एक बीमार लड़की हो, एक शक्की मजाज और बेवकूफ। तुम्हारी कम अक्ली ने सारी फैमिली को डिस्टर्ब कर रख दिया है। तुम समझती हो ये सब करके तुम कोई बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दे लोगी तो भूल है तुम्हारी। तुम सिर्फ अपना नुकसान कर रही हो, सिर्फ अपना। बजाय इसके कि वो उसका बाजू छोड़ता, एकदम सख्ती से उसे धकेलते उसने कहा था। अना टेबल के कोने से टकराई थी। उसकी कमर पर टेबल का कोना बड़े जोर से लगा था। आह, वो एकदम कराह उठी थी, जबकि वलीद ने ध्यान ना दिया था। मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम इतने छोटे जहन की लड़की हो। काशफा जैसी लड़की को बुनियाद बनाकर तुम मुझे रिजेक्ट करोगी? तुम खुद को समझती क्या हो? वलीद छोड़े मुझे, वो चीख उठी थी। वलीद ने तंजिया नजरों से उसकी आंखों में देखा था, जबकि उसकी कमर से दर्द की ठेसें उठ रही थी। मैं कुछ भी नहीं समझ खुद को। मैं जो हूँ वही कर रही हूँ। मैं एक बेवकूफ, कम अकल, नॉनसेंस लड़की हूँ। तो क्यों वक्त जाया कर रहे हैं आप मेरे साथ? चले जाएं यहाँ से। मैं आपका रास्ता क्लियर कर चुकी हूँ। आपके रास्ते से हटकर आपको आगे बढ़ने का मौका दे चुकी हूँ। अब क्यों चला रहे हैं मुझ पर? शट अप। वो अना के चलाने पर उससे ज्यादा जोर से चलाया था। मुझ पर चलाने की जरूरत नहीं है आपको। अना बगैर डरे चलाई थी। यू इडियट। वलीद का हाथ एकदम तैश के आलम में बुलंद हुआ था, लेकिन फिर उसने हाथ रोक लिया था। तुम एक छोटी सी बेबुनियाद बात को इशू बनाकर ये सब करोगी? मैं सोच भी नहीं सकता था। मैं नहीं जानता तुम हमाद को क्यों दरमियान में लाई हो, लेकिन एक बात याद रखना, तुम ये सब करके बहुत पछताओगे, बहुत। गुस्से से हाथ हटाते उसे एकदम झटके से छोड़कर उसने कहा था। अना की आंखें भीगने लगी। कमर के दर्द एहसास तौहीन से वो जम सी गई थी। मैं पछताऊं, मरूं या जीऊं, मेरा आपसे कोई ताल्लुक नहीं कि आपके सामने जवाबदेह हूं। मैं कुछ भी करूं, आप कौन होते हैं पूछने वाले? और बेफिक्र रहिएगा, मैं मर भी जाऊं तो भी मदद मांगने आपके पास नहीं आऊंगी। बहती आंखों और रंधी आवाज में उसने कहा था। वलीद ने अज हद तासुब से उसे देखा। जानबूझकर खुद को किसी खाई में गिरा लेना शायद
اسے ہی کہتے ہیں تمہارا خیال ہے مجھے تمہاری پرواہ ہوگی یا تمہاری فکر میں مرا جا رہا ہوں؟ مائی فٹ بہت تنفر اور غصے سے کہا تھا۔ انا نے بے دردی سے دوپٹے سے چہرہ صاف کرتے ولید کو دیکھا۔ تو پھر اس وقت میرے کمرے میں کیا کر رہے ہیں؟ سوال ایسا چبھتا ہوا اور تکلیف دہ تھا کہ ولید نے لب بھینچ لیے تھے۔ میری طرف سے بھاڑ میں جاؤ، وہ رستے میں آئی ہر چیز کو ٹھوکر مارتے غصے سے کہتا وہاں سے چلا گیا تھا۔ انا اپنے چہرے پر ہاتھ رکھتے وہی قالین پر بیٹھ گئی۔ اس کا دل جل رہا تھا، آنکھوں سے بے تحاشا آنسو بہہ رہے تھے۔ اسے ایک دم احساس توہین سے اپنا آپ جلتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ وہیں بیٹھ کر گھٹنوں میں منہ چھپا کر شدت سے سسک اٹھی تھی۔